आज हम बात करेंगे काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर आप दे ही नहीं पाइएगा। आखिर क्या होता है काव्य हेतु, इसमें क्या क्या मूल तत्व हैं, इसको समझना एकदम जरूरी है। विश्वास करिए कि आज के बाद आप कभी भी काव्य हेतु को भुला नहीं पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हेतु है क्या, और अगर हम हेतु को समझ लेते हैं तो पूरे काव्य हेतु को समझ लेंगे। हेतु का अर्थ होता है कारण, काव्य के उत्पत्ति का कारण। आखिर क्या कारण हुआ जो काव्य की रचना हुई। काव्य हेतु का सीधा अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। हेतु मतलब कारण। गुलाब राय एक साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं। उनके अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होता है। गुलाब राय जी कहते हैं कि काव्य हेतु वह है जिससे कवियों को उसके काव्य रचना में सहायता मिले। सामान्य शब्दों में अगर हम काव्य हेतु की बात करें तो काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य की रचना के कौन से हेतु या कारण से है, यानी काव्य के रचना में कौन कौन सा कारण सामने आया। जब हम काव्य हेतु का विभाजन करते हैं तब हमें पता चलता है कि काव्य शास्त्र के अनुसार हिंदी में काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के कुछ विद्वानों को पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक काल के कुछ विद्वानों को पढ़ेंगे, फिर पाश्चात्य के 1-2 विद्वानों को पढ़ेंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिभा पे। आखिर ये प्रतिभा है क्या? आप सब नाम तो पहले सुने होंगे। प्रतिभा काव्य हेतु का पहला रूप है जो काव्य की अनिवार्य शक्ति है। शक्ति यानी पकड़। जिसके पास प्रतिभा नहीं है वह काव्य की रचना कर ही नहीं सकता है। अब बिना प्रतिभा के काव्य की रचना हो ही नहीं सकती है। यह मूल शक्ति है, एक जड़ है प्रतिभा। इसके बिना तो काव्य रचना की आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है, संभावना ही नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए कवित्व का बीज माना गया है। बीज यानी मूल तत्व माना गया है, एक जड़ माना गया है, एक बीज माना गया है कि बिना बीज के तो ना अंकुरन होगा, अंकुरन नहीं होगा तो पौधा नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा तो एक बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता। तो वही प्रतिभा है, बीज। प्रतिभा जन्मजात है। नहीं कहते हैं हम लोग किसी व्यक्ति की उसके गुण को बखान करते समय हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि अरे वो तो गॉड गिफ्टेड है, यानी ईश्वर का दिया हुआ प्रतिरूप है वो। तो वही है प्रतिभा जो जन्म जाता है, जन्म से ही लेकर के आदमी आता है प्रतिभा। एक विद्वान संस्कृत के हैं आचार्य मम्मट, उनकी रचना एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उसके अनुसार प्रतिभा को उन्होंने शक्ति माना है। उन्होंने कहा है कि जिसके पास प्रतिभा नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। काव्य हेतु में प्रतिभा को आचार्य मम्मट ने अपने पुस्तक काव्य प्रकाश में मूल शक्ति माना है, प्रतिभा को शक्ति माना है। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि प्रतिभा को शक्ति किस विद्वान ने माना है, तो आचार्य मम्मट हैं। और उनके कौन से ग्रंथ में यह बात कही गई है, तो काव्य प्रकाश में कही गई है। दूसरे विद्वान है वामन। वामन जी कहते हैं कि प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माने।
देखिए, अधिकतर संस्कृत के विद्वान जो हैं वो काव्य हेतु को ही मूल तत्व माने हैं, प्रतिभा को ही काव्य हेतु का मूल तत्व माने हैं। वामन जी ने कहा कि प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मान लिया गया है। जब आप पाश्चात्य को पढ़िएगा तो वहां भी इसको प्रतिभा को ही मूल माना गया है। और प्लूटो जी ने तो एकमात्र कह दिया कि प्रतिभा ही है जो काव्य हेतु है। अब आते हैं बात, ये तो हमने प्रतिभा को देख लिया, क्या है प्रतिभा। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति क्या होता है? बड़ी साधारण, बड़ी सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ही व्युत्पत्ति कहलाती है। ज्ञान की प्राप्ति ही व्युत्पत्ति कहलाती है। लोक ज्ञान, ज्ञान की उपलब्धता कैसे होगी? तो शास्त्रों के अध्ययन से और लोक व्यवहार से मिलती है। यानी जो आप संस्कार सीखते हैं, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारी बातें आपको लोक व्यवहार से सीखने को मिलती है। आप लोगों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। बाकी जो बच गया ज्ञान वो आप शास्त्रों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं। अगर आप गोदान पढ़िएगा तो उसके बारे में आप जानिएगा, लोक के बारे में, समाज के बारे में, गरीबी के बारे में, शोषण के बारे में, किसान के बारे में। तो आप महिला आंचल पढ़िएगा तो उसमें भी इन सारी बातों को आप सीखिएगा। तो जो हमें ज्ञान, जैसे जब आप रामायण पढ़ते हैं तो उसके मूल तत्व को समझते हैं, राम के चरित्र को समझते हैं। तो कहने का सीधा मतलब है कि लोक व्यवहार और शास्त्र ज्ञान से जो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है उसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। आचार्य वामन जी कहते हैं कि विद्या परिज्ञान को व्युत्पत्ति माना गया है। वामन का कहना है कि जो हम लोक व्यवहार से ज्ञान लेते हैं, जो हम शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं, वो व्युत्पत्ति होता है। आचार्य रुद्रट का कहना है कि छंद, व्याकरण, लोक स्थिति कला के सम्यक ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। यानी उनका मानना है, रुद्रट का, कि जिस व्यक्ति के पास छंद का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, लोक स्थिति का ज्ञान है, क्या समाज में हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ये व्युत्पत्ति है आचार्य रुद्रट के अनुसार। एक आचार्य संस्कृत के और हैं मम्मट, उनका मानना है कि व्युत्पत्ति को निपुणता का नाम दिया है। यानी जिस व्यक्ति के पास व्युत्पत्ति आ गई, यानी लोक व्यवहार का ज्ञान आ गया, शास्त्र ज्ञान आ गया, वो निपुण हो गया, ये व्युत्पत्ति था। अब बात करते हैं अभ्यास की। प्रतिभा व्युत्पत्ति के बाद जो काव्य का निर्माण करने वाला हेतु है, जो तीसरा हेतु है, जो तीसरा कारण है, वो है अभ्यास। वामन जी के अनुसार अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त करता है। इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं जब तक आप प्रयास नहीं करिएगा। हम में से कोई व्यक्ति काव्य का सृजन कर सकता है, अगर उसके पास प्रतिभा नहीं भी है, व्युत्पत्ति नहीं भी है, फिर भी वो काव्य की रचना कर सकता है, केवल और केवल अभ्यास के दम पर। आप रोज लिखना शुरू करिए, एक दिन में एक लाइन लिख पाइएगा, एक दिन में हो सके एक शब्द लिख पाइएगा, लेकिन अगर आप लगातार लिखते रहिएगा तो एक दिन आपकी ख्याति प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास न होने पर प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। आपके पास खूब प्रतिभा है, खूब जन्मजात गुण लेके आए हैं, लेकिन अभ्यास आपने नहीं किया तो सब धूमिल हो जाएगा, सब पे पानी फिर जाएगा। आचार्य दंडी कितनी अच्छी बात अभ्यास के बारे में कहते हैं। अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना है आचार्य दंडी। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में आराम से पूछ सकता है कि बताइए अभ्यास को काव्य का मूल और प्रमुख हेतु किसने माना है? तो आचार्य दंडी ने माना है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में काव्य रचना भी कुशल नहीं हो पाती। वही बात जो वामन बोल रहे थे
कि अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त करता। वही बात दंडी भी बोल रहे हैं कि लाख प्रतिभा आपके पास है, लाख व्युत्पत्ति है, लेकिन अभ्यास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभ्यास के महत्व को स्वीकार हर संभव किया जा सकता है। बिना अभ्यास के आप रचना नहीं कर सकते। आपने एक नाम वरदराज का सुना होगा, जो भविष्य में जाकर के पाणिनि का रूप लिया, जिसने संस्कृत के अष्टाध्यायी की रचना की, संस्कृत व्याकरण की रचना की। उनके बारे में कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सील पर पड़त निशान। रसरी सीला, पत्थर पर रस्सी घिसते 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 उस पे जब निशान रस्सी पत्थर पे लगा सकता है, ये अभ्यास के दम पर, तो हम आप अगर सृजन करना शुरू कर दें, अभ्यास करना शुरू कर दें, तो बड़े से बड़े काव्य की रचना हम लोग कर सकते हैं। तो आपने 3 काव्य हेतु समझा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को। अब कुछ विद्वानों की बात कर लेते हैं, आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं, आधुनिक विद्वानों की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है। उन्होंने प्रतिभा को मूल तत्व मान लिया। सब विद्वान अलग अलग माने हैं, उन्होंने प्रतिभा को मूल तत्व मान लिया। आचार्य रामचंद्र, उन्होंने सीधे कहा कि अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है, यानी प्रतिभा वह है जो अंदर से आपकी काव्य की रचना को निकाल दे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम आपने सुना होगा। उस विद्वान ने, उनकी एक निबंध संग्रह है, त्रिशंकु निबंध है, उसमें लिखा है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। उन्होंने व्युत्पत्ति को माना। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि अगर हमें अनुपयोगिता सामाजिक मूल्य पर अगर मिल जाए, अनुभूति हमें हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, अनुभव हो जाए, तो हम अच्छे से अच्छे काव्य का सृजन करके अपर्याप्तता का रूप से हम विरोध कर सकते हैं, यानी अनैतिकता का विरोध कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास अभ्यास ही नहीं होगा, व्युत्पत्ति ही नहीं होगा, प्रतिभा ही नहीं होगा, तो आप कैसे विरोध कर सकते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य हेतु क्या माना है? उन्होंने कहा है कि जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। अपूर्ण कला उसी की पूर्ति, यानी सीधे तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने अभ्यास को कहा। यानी अगर हम प्रतिभा और लोक व्यवहार से कुछ रचना कर पाए, लेकिन अभ्यास के दम पर हम उसको अगर पूर्ण कर देते हैं, तो वही हमारा काव्य की हेतु है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, प्रतिभा को कवि के लिए महत्वपूर्ण माना। इन्होंने प्रतिभा को मान लिया कि प्रतिभा है तो काव्य की रचना होगी, अन्यथा नहीं होगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रतिभा को कवि के लिए महत्वपूर्ण माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 2 विद्वानों के हम और बात करेंगे जो पश्चात के हैं, यानी पश्चिम के हैं। सबसे पहला नाम लेंगे अरस्तु जी का। अरस्तु का कहना है कि कवि की प्रतिभा को जन्मजात माना है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य बुद्धिमान उत्पन्न होता है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पे ये कह दिया कि प्रतिभा ही काव्य हेतु है। अगर प्रतिभा नहीं है तो आप काव्य की रचना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्मे से बुद्धिमान होता है जिसके पास प्रतिभा होता है, अन्यथा नहीं। एक विद्वान और है प्लूटो। उनका मानना है कि प्रतिभा को कवि की विशेष कल्पना शक्ति का रूप माना। इन्होंने सीधे प्रतिभा को ही मान लिया। जब इन्होंने ये बात कह दी कि प्रतिभा कवि की विशेष कल्पना शक्ति का आधार है, तो जब प्रतिभा होगा तो कवि अपनी रचना करेगा। तो प्लूटो जी ने सीधे तौर पे प्रतिभा को ही कविता का मूल तत्व मान लिया है। ये काव्य हेतु था जो हमने अपनी भाषा में, आसानी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मानस में ये सारी बातें घुल गई होगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आप सबको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रा अपनी कृपा हमें बरसाइएगा
और इसके बाद हम काव्य प्रयोजन को लाएंगे जो और आसानी से हम समझें। धन्यवाद।